वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके सेकंड टर्म के सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने है जोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है हमारा ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन। इसके हाफ चैप्टर की रीडिंग हम लोग लेक्चर नंबर 1 में कर चुके थे। आपने पढ़ा था कि ज़मीनी खदोखाल कौन सी होते हैं, पहाड़ है, मैदान है, सतह मुर्तफ़ा है, ये ज़मीनी खदोखाल हैं। और बहुत सी बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो इन पर तब्दीली लाती रहती हैं, इनकी हैयत तब्दील करती रहती हैं और नए नए ज़मीनी खदोखाल बनाती रहती हैं। उनमें हमने दरिया के बारे में डिटेल से पढ़ा था और ग्लेशियर्स के बारे में, किस तरह से वो ज़मीनी खदोखाल में यानी पहाड़ों में, चट्टानों में, मैदानों में तब्दीली लाती रहती हैं। आज हम पढ़ेंगे हवा के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल। हवा भी एक आमिल की तरह काम करती है। हवा भी जो हमारे ज़मीनी खदोखाल हैं यानी मैदानों में और पहाड़ों में तब्दीली लाने का एक अहम काम करती है। हवा जो है वो दो तरीक़ों से तोड़ फोड़ करती है। सबसे पहले क्या करती है कि वो ज़मीन की सतह पर मौजूद जो बिखरे हुए चट्टानी ज़रात हैं उनको घसीट कर ले जाती है और इस अमल को क्या कहती हैं, इस अमल को डेफ्लेशन कहती हैं। यानी अपने साथ जो चट्टानी ज़रात, मिट्टी की ज़रात हैं, हवा उड़ा कर ले जाती है और फिर क्या करती है, इन्हें बतौर हथियार चट्टानों पर रगड़ती है। और इस अमल को क्या कहती हैं, इस अमल को एब्रेशन कहती हैं। यानी हवा का जो तोड़ फोड़ का अमल है दो तरीक़ों से होता है और वो कौन सी हैं, डेफ्लेशन और एब्रेशन। इसी तरह से हवा तहनशीनी का अमल भी करती है और हवा की तहनशीनी का अमल ज़्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ पर ज़मीन जो है वो सहराई होती है। यानी सहराओं में हवा की तहनशीनी का अमल ज़्यादा होता है। वो हवा जो है आसानी से अपने साथ रेत के ज़रात को उड़ा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वहाँ पर उन्हें बिछाती है, कहीं टीले बना देती है मुख्तलिफ़ अशकाल के। तो इस तरह से हवा जो है तोड़ फोड़ का अमल भी करती है। वो ज़्यादातर मैदानों में और चट्टानी इलाकों में होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है। और हवा का जो है तहनशीनी का अमल ज़्यादातर सहराई इलाकों में होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है समुद्री लहरों के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से दरिया, ग्लेशियर्स और हवा जो है हमारे ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाते हैं, इसी तरह से समुद्री लहरें भी तब्दीली लाती हैं। समुद्री जो साहिल होते हैं अमूमन चट्टानी होते हैं। हवा की समंदर की लहरें जो हैं उनके साथ टकराती हैं, उनके अंदर गार बना देती हैं, उनके अंदर खलीजें बना देती हैं। इस तरह से उनके अंदर हेडलैंड बन जाते हैं। ये इस तरीके से समुद्री लहरें भी जब चट्टानों से टकराती हैं तो उनको मुख्तलिफ़ अशकाल जो है बन जाती हैं। और इस तरह से जो है खदोखाल जो हमें चेंज होते रहते हैं, नए खदोखाल वजूद में आते रहते हैं। इस तरह से फिर जो है तहनशीनी के अमल के ज़रिए भी समुद्री लहरें मुख्तलिफ काम करती हैं। जो अपने साथ वो रेत लेकर आती हैं, वो साहिल पर बिछा देती हैं, दूर तक वो साहिल बन जाता है मैदानी इलाका जो होता है समंदर के साथ साथ। और पहाड़ी इलाकों में तोड़ फोड़ का अमल करती हैं, जो चट्टाने इलाके होती हैं, साहिल होती हैं। इस तरीके से समुद्री लहरें भी दो तरीक़ों से अमल करती हैं, यानी तोड़ फोड़ का अमल भी करती हैं, अमले कटाव के ज़रिए भी तब्दीली लाती हैं और तहनशीनी के अमल के ज़रिए भी तब्दीली लाती हैं। अब इन दोनों टॉपिक्स की हम डिटेल से रीडिंग करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 16 खोल लें। टॉपिक है हमारा हवा के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल। बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा था कि दरिया जो है एक अहम कारकुन है ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाला। जिस तरह से दरिया ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाता है, इसी तरह से हवा भी इसी तरीके से कटाव के अमल के ज़रिए भी और तहनशीनी के अमल के ज़रिए भी तब्दीली लेके आता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सहराओं में बारिश इंतहाई कम होती है, लिहाजा इन इलाकों में मुस्तकिल दरिया नहीं होती और निबातात भी इंतहाई कम होती हैं। यही वजह है कि सहराओं में हवा ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाला एक अहम कारकुन है। हवा भी दरिया और ग्लेशियर की तरह तोड़ फोड़ और तहनशीनी के अमल से नए ज़मीनी खदोखाल तश्कील देने में अहम किरदार अदा करती है। मैंने आपको बताया जैसे कि जिस तरह से दरिया और ग्लेशियर ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाते हैं, इस तरह से हवा भी एक अहम कारकुन है। अब हम पढ़ेंगे कि कटाव से बनने वाले खदोखाल, यानी हवा के अमले कटाव से बनने वाले खदोखाल। हवा दो तरीक़ों से तोड़ फोड़ करती है। पहले हमवार ज़मीन की सतह पर मौजूद बिखरे हुए बारीक चट्टानी ज़रात को उड़ा कर और घसीट कर ले जाती है। इस अमल को क्या कहते हैं, डेफ्लेशन कहती हैं। बच्चों, चट्टानों और टूटे हुए बारीक ज़रात को, जो मिट्टी के ज़रात वगैरह को हवा जब अपने साथ उठा कर ले जाती है, उड़ा कर ले जाती है, तो इस अमल को क्या कहते हैं, डेफ्लेशन कहती हैं। अंडरलाइन करने से फिर इन्हीं चट्टानी ज़रात को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए चट्टानों को रगड़ती और घिसाती है। इस अमल को एब्रेशन कहते हैं। यानी चट्टानों जब हवा अपने साथ चट्टानी ज़रात को, मिट्टी को साथ उठा कर ले जाती है
और उसको मतलब क्या कहते हैं, डेफलेशन। और फिर इन्हीं जो ज़रात होती हैं, मिट्टी के ज़रात होती हैं, रेत के ज़रात होती हैं, छोटे छोटे कंकर पत्थर चट्टानों के टुकड़े होते हैं, उनको क्या करती है, उन्हीं की वजह से दूसरी चट्टानों को तोड़ती फोड़ती और घिसटती है। इन तरीक़ों से बनने नए ज़मीनी खदोखाल वजूद में आते हैं जो दर्ज झैल हैं। ये देखिए डायग्राम में भी आपको दिए गए हैं, इन्हीं की हम डिटेल पढ़ेंगे और डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है ज़ियोजिन। बाज़ औक़ात नरम चट्टानों के ऊपर सख्त चट्टानों की तह मौजूद होती है। ज़ेरी हिस्से में नरम चट्टानों पर कटाव का अमल ज़्यादा होता है, जिसकी से इसका हुजम कम हो जाता है, जबकि सख्त चट्टान इसके ऊपर अपनी मज़ाहमत के बायस मेज़ की तरह कायम रहती है। ऐसे नक्श को ज़ियोजिन कहते हैं। समझ आइए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ज़ियोजिन की तस्वीर उन्होंने माया की हुई है। देखिए नीचे वाली चट्टानें जो हैं ज़्यादा सख्त नहीं हैं, नरम हैं, ऊपर वाली सख्त हैं। जब हवा अपने तोड़ फोड़ का अमल करती है तो वो नीचे वाले उसका अमल ज़्यादा हुआ और नीचे वाली चट्टानें जो हैं वो घिस गई, उस तरह से एक नक्श वजूद में आ गया, जिसे ज़ियोजिन कहती हैं। खुम्बी नुमा चट्टान। बाज़ औक़ात हवा के कटाव और रगड़ने के अमल से सख्त चट्टानें खुम्बी नुमा शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। ऐसी चट्टानों पर कटाव का अमल ज़्यादातर निचले हिस्सों पर चारों तरफ से होता है। पाकिस्तान में हवा की तोड़ फोड़ से बनने वाले खदोखाल सतह मुर्तफा पटवार और बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। ये देखें बच्चों, बाद दफ़ा चट्टान जो है भगोले की सूरत में उड़ती है और वो चट्टानों भगोला गोल दायरे की सूरत में चारों तरफ से अमल करती है, रगड़ाती है, और नीचे जो नरम चट्टान थी वो घिस गई, ऊपर वाली चट्टान जो है वो बरकरार रही, और इस चट्टान पर चारों तरफ से चूँकि हवा का अमल एक जैसा हुआ, जिसकी वजह से इसकी शक्ल खुम्बी नुमा बन जाती है। डेफ्लेशन, घड़े और झीलें। हवा जब एक ही तरफ से मुसलसल चले तो बिखरे हुए चट्टानी ज़रात को उड़ा कर या घसीट कर ले जाती है, तो सतह ज़मीन पर प्लेटनुमा गहरे निशीब वजूद में आती हैं, जिन्हें डेफ्लेशन गड़े कहती हैं। ये देखिए बच्चों, जब हवा एक ही तरफ चलती जा रही है, यहाँ की ज़मीन नरम थी, यहाँ की चट्टान नुमा नहीं थी, नरम ज़मीन नरम मिट्टी कंकर के ज़रात को वो हवा लेके जाती है, तो वो वहाँ पे गढ़ा नुमा एक वजूद में आ जाता है, प्याला नुमा गड़ा वजूद आ जाता है। और जब इसमें पानी भर जाता है तो ये देखें ये झील कहलाती है, जिसे डेफिनेशन झीलें भी कहते हैं, और ये गड़े जो हैं जब भर जाते हैं तो ये झील बन जाती हैं। इन गढ़ों में कभी कभार बारिश होने से पानी इकट्ठा होकर झीलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाद झीलें अम्ल तबखीर से खुश्क हो जाती हैं। बच्चों, अम्ल तबखीर का मतलब है जब सूरज की तपिश से जब ज़मीन पर सूरज की तपिश पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है, तो इस अमल को अम्ल तबखीर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यार्डिंग के बारे में। यार्डिंग किसे कहते हैं? सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात नरम और सख्त चट्टानें एक दूसरे के पहलू में वाक़या होती हैं। हवा का तोड़ फोड़ का अमल इन चट्टानों पर मसावी नहीं होता, यानी बराबर नहीं होता, ठीक है ना। नरम चट्टानों पर तो हवा का अमल ज़्यादा होगा, और जो सख्त चट्टानें हैं उस पर हवा इतनी ज़्यादा असर नहीं करेगी। जब और ये अजीबोगरीब शक्लें इख्तियार कर जाती हैं, जिन्हें यार्डिंग कहती हैं। ये देखें यहाँ पर यार्डिंग की तस्वीर, ये देखें एक दूसरे पहलू में चट्टानें वाक़या हैं, कुछ नरम हैं कुछ सख्त हैं। चट्टानों के ऊपर जो है हवा का तोड़ फोड़ का अमल जो है नरम चट्टानों पर ज़्यादा हुआ, उसमें ज़्यादा वो घिस गई, और जो सख्त चट्टानें थी वो ऊंची ऊंची हैं, बड़ी हैं, अपनी जगह ज़्यादा बरकरार रखी हुई है, तो इस तरह से एक ज़िगज़ैग की शक्ल वजूद में आ जाती है, जिन्हें यार्डिंग कहते हैं। जज़ीरा को जब नरम चट्टानें मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, तो सख्त चट्टानें इंफरादी टीलों की सूरत में बाकी रह जाती हैं। इन्हें जज़ीरा को अनज़बर कहा जाता है। ये देखें, इसके इर्द गिर्द नरम चट्टान होगी जो हवा के तोड़ फोड़ से टूट गई, तो सख्त चट्टान ने अपना वजूद कायम रखा और ये एक टीले की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसे क्या कहते हैं? जज़ीरा को कहते हैं। बच्चों, ये हमने पढ़ा था कि हवा के अम्ले कटाव से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल के क्या क्या वजूद में आते हैं। खुम्बी नुमा चट्टान है, जज़ीरा को है, ज़ियोजिन है, यार्डिंग है, डेफिनेशन झीलें और गड़े वगैरह हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे कि अम्ले तह नशीनी के ज़रिए, जिस तरह दरिया अपने अम्ले तह नशीनी से नए खदोखाल वजूद में लाता है, इसी तरह से हवा भी अपने तह नशीनी के अमल से भी नए खदोखाल बनाती है। हवा की अम्ल तह नशीनी से रेत के टीले वजूद में आते हैं, जिन्हें ड्यून्स कहते हैं। ये टीले मुख्तलिफ़ शक्लों के होते हैं। बच्चों, हवा की तह नशीनी का अमल ज़्यादातर सहराई इलाकों में होता है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी और रेत की ज़रात होती हैं, सख्त चट्टानें ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए वो हवा उन रेत को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, एक जगह से उठाती है दूसरी जगह जाकर बिछा देती है, तो इस तरह से मुख्तलिफ़ टीले वजूद में आती हैं। सबसे पहले नंबर पर है तुलानी टीले। तुलानी का मतलब होता है लंबाई वाले। ये टीले हवा के रुख के मतवाज़ी बनते हैं। इनकी बुलंदी चंद फुट लेकिन लंबाई कई किलोमीटर तक होती है। अर्जानी टीले, ये टीले हवा के रुख के साथ ज़ाविया कायमा बनाती हैं। ये लहरों की शक्ल में एक दूसरे के पीछे वाक़ होते हैं और रेत का समंदर दिखाई देते हैं। ये देखें,
ये अरजानी टीले हैं जो साइड में इस तरह से बनती हैं, वजूद में आती हैं। ये इस तरह से तय दर तय बनते जाते हैं और रेत के समंदर की मानंद नज़र आती हैं। हिलाल नुमा टीले, हिलाल का मतलब चाँद। ये देखें, ये हिलाल नुमा टीले चाँद की शक्ल के टीले होते हैं, ये हवा के वजह से वजूद में आते हैं। ये हिलाल नुमा टीले होते हैं जिनकी नोकें हवा के रुख की निशानदेही करती हैं कि इस तरफ को हवा चल रही है। इनकी वो ढलान जिस तरफ से हवा आ रही हो कम ढलवान और अकबी जानब ज़्यादा ढलवानदार होती है, यानी जिस तरफ से हवा आ रही हो वो नीची होती है और जो उसकी पिछली वाली जानब होती है वो ज़्यादा ऊंची होती है। सितारा नुमा टीले, जब हवा बार बार अपनी सिमत बदलती है तो रेत का एक टीला सितारा नुमा शक्ल इख्तियार कर जाता है। वस्त में इसकी चोटी 100 मीटर से ज़्यादा बुलंद होती है, यानी ये देखें सितारा नुमा, जब हवा कभी इधर कभी उधर रुख इख्तियार करती जाती है तो इस तरह से ये टीला वजूद में आ जाता है। ये सितारा नुमा टीला कहते हैं। इसकी दरमियान इसकी चोटी है, ये देखें काफ़ी बुलंद सी चोटी बन जाती है जो 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। साहली टीले, साहली इलाके में जब हवा समंदर से साहिल की तरफ चलती है तो हिलाल नुमा टीलों की तरह गोलाईदार टीले वजूद में आते हैं। इनका रुख हिलाल नुमा टीलों के बरक्स होता है, इन्हें साहली टीले कहती हैं। हवा जब समंदर से चलती है तो फिर इस तरह के टीले वजूद में आते हैं जो साहली टीले कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको कि हवा किस तरीके से नए खदोखाल बनाने पर में अमल करती है, किस तरीके से वो तोड़ फोड़ के ज़रिए अमल करती है और किस तरीके से वो तहनशीनी के अमल के ज़रिए जो खदोखाल वजूद में आते हैं वो उन्हें भी हवा की वजह से लाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि समुद्री लहरों के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल। जिस तरह दरिया की लहरें खुश्की पर तोड़ फोड़ करती हैं, इस तरह समुद्री लहरें बड़े पैमाने पर साहली इलाकों में अमले कटाव और तहनशीनी के ज़रिए नए नए खदोखाल बनाती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कटाव के अमल से बनने वाले खदोखाल, यानी चट्टान जो है समुद्री लहरों के कटाव का अमल है, तोड़ फोड़ का अमल है, उस तरह से उसके ज़रिए कौन कौन से खदोखाल वजूद में आती हैं। जिन साहिलों पर खड़ी ढलानें मौजूद हों वहाँ लहरों के टकराने से खड़ी ढलानों के निचले हिस्से में टूट फूट की वजह से खलाब बनना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी गारें वजूद में आ जाती हैं। समझ आइए बच्चे, गारें कैसी बनती हैं? ये देखें, गारें बनती हैं कि जब चट्टानें खड़ी हैं, हवा उनमें समंदर की लहरें उनमें से टकराती हैं, उनमें तोड़ फोड़ करती हैं तो किस तरह से गार वजूद में आ जाती हैं। ये देखिए, जब समंदर की लहरें चट्टानों से टकराती हैं अंदर की तरफ पानी चला जाता है तो एक गार बन जाता है और ये इस तरह से समंदर तोड़ फोड़ के अमल से गारें वजूद में आ जाती हैं। हेडलैंड और खलीज, बाज़ औक़ात समंदर का पानी खुश्की में बहुत अंदर तक दाखिल हो जाता है, इसे खलीज कहते हैं। ये देखें, समंदर का पानी जब चट्टानों को तोड़कर अंदर तक चला जाता है तो क्या कहलाता है? खलीज कहलाता है। जबकि इसके इतराफ़ में मौजूद खुश्की का हिस्सा जो समंदर में दूर तक दाखिल हो जाता है वो हेडलैंड कहलाता है। ये देखें, ये हेडलैंड हो गया, ये समंदर में आ गया ना इसका ज़्यादातर हिस्सा, क्योंकि समंदर से उसी इतराफ़ में चला गया, उसी समंदर की लहरों ने तोड़ फोड़ के ज़रिए क्या किया कि अंदर तक दाखिल हो गया पानी। वो जो पानी है वो खलीज कहलाता है, खुश्की का जो किता है वो क्या कहलाता है? हेडलैंड कहलाता है। समंदरी कोस और टीले, हेडलैंड के दोनों तरफ से लहरें साहिल से टकराती रहती हैं। बाज़ औक़ात ये लहरें तोड़ फोड़ कर करती हुई हेडलैंड के अंदर से रास्ता बनाते हुए एक दूसरे से जा मिलती हैं। ऐसे नक्श को समंदरी कोस कहते हैं। ये देखें, हेडलैंड के अंदर समंदर की लहरें टकरा रही हैं, टकराते टकराते उन्होंने एक देखिए होल सा बना लिया है, देखिए इसे समंदरी कोस कहते हैं। ऐसे नक्श को समंदरी कोस कहते हैं और जब ये हेडलैंड से अलग हो जाती हैं और इनफरादी टीलों की सूरत में खड़ी हुई दिखाई देती हैं। लहरों की तोड़ फोड़ से बनने वाले खदोखाल पाकिस्तान के साहिली इलाकों बिलखुसूस क्लिफ्टन में देखे जा सकते हैं। समझ आइए बच्चों आपको कि लहरें भी तोड़ फोड़ की वजह से नए खदोखाल लाती हैं जो साहिली पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर होती हैं। खड़ी अमूदी ढलान, जो साहिल पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल होते हैं वहाँ समंदर में उतरती हुई ढलानें समंदर की लहरों की तोड़ फोड़ की वजह से खड़ी ढलानों में तब्दील हो जाती हैं। ये देखें, समंदर की तोड़ फोड़ की वजह से चट्टानें सीधी हो जाती हैं, ज़्यादा टकराव का अमल होता रहता है, समंदर का पानी नीचे की तरफ लहर से टकराता रहता है तो तोड़ फोड़ की वजह से ये चट्टानें वजूद में आती हैं। इस तोड़ फोड़ का इंसार चट्टानों की नोयत पर होता है। सख्त चट्टानें साल हर साल की तोड़ फोड़ के बाद खड़ी ढलानों में तब्दील होती हैं, जबकि नरम चट्टानें बहुत जल्द टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। वही बात है कि सख्त चट्टानें अपनी मुज़ाहमत की वजह से, अपनी सख्ती की वजह से अपना वजूद कायम रखती हैं ज़्यादा अरसे तक, और नरम चट्टानें जो होती हैं वो जल्दी ही टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि समुद्री लहरों की तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल के बारे में। कि समंदर की लहरें जब तहनशीनी के अमल में मसरूफ़ होती हैं तो वो कौन कौन से खदोखाल बनाती हैं।
سمندری لہروں کی لائی ہوئی ریت کی تہ نشینی سے خشکی کے ساتھ ایک ہموار قطع مارز وجود میں آتا ہے جسے ساحل کہتے ہیں۔ لہروں کی وجہ سے ساحل کی ریت مختلف ڈھیروں کی صورت اختیار کر لیتی ہے جنہیں بار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی جب سمندر کی لہریں پانی اس دور تک خشکی میں آ جاتی ہیں تو اپنے ساتھ لائی ہوئی ریت کو وہاں بچھا لیتی ہیں، جو وہ خشک قطع سا بن جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ساحل کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ لہروں کے ساتھ ریت کی جو مختلف ڈھیر بن جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بار کہتے ہیں۔ اسپٹ بار، لہریں سیدھے ساحل پر ریت لا کر جمع کرتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیدھے ساحل کے ساتھ ایک خلیج آ جاتی ہے اور ریت ایک لمبے ٹیلے کی صورت میں خلیج سے آگے دور تک تہ نشین ہو جاتی ہے، اسے اسپٹ بار کہتے ہیں۔ بیٹا یہ اچھی طرح سے دیکھیے گا، کویشچن بھی ہے، دیکھیں ریت ایک ٹیلے کی صورت میں ساتھ چلی جاتی ہے، دیکھیں یہ اسپٹ بار کہلاتی ہے، یعنی ایک لمبا ٹیلا سا بن جاتا ہے ریت کا جو اسپٹ بار کہلاتا ہے۔ ٹمبولو، اسپٹ بار بڑھتے بڑھتے کسی نزدیکی جزیرے سے جا ملتی ہے، یہ جزیرے اور ساحل کے درمیان پل کا کام دیتی ہے، اسے ٹمبولو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک سمندر کے اندر جزیرہ ہے، یہ ساحل ہے، یہاں سے اسپٹ بار بنتے 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 ایک بڑی ایک جا کر اس سے جا کر جزیرے کے ساتھ مل گئی، تو جس سے کیا وجود میں ایک پل بن گیا، جیسے دونوں کے درمیان جزیرے اور ساحل کے درمیان ایک پل بن گیا، جسے کیا کہتے ہیں؟ ٹمبولو کہتے ہیں۔ بے ماؤتھ بار اور اسپٹ بار، اسپٹ بار لمبے ہوتے ہوئے خلیج کے دوسرے کنارے تک جا پہنچتی ہے اور خلیج کے پانی کو سمندر سے الگ کر دیتی ہے، اسے بے ماؤتھ بار کہتے ہیں۔ دو مخالف سمتوں سے اسپٹ بار بڑھتے بڑھتے ایک نوکیلی یا تکونی بار کی صورت میں آپس میں مل جاتی ہے تو اسے اسپٹ بار کہتے ہیں۔ اسپٹ بار دیکھیں، یہ دیکھیں کہ لمبی ہوتی ہوئی کیا ہوتی ہے کہ ایک کنارے سے خلیج کی، ایک کنارے سے، یہ خلیج ہے نا، دیکھیں جب پانی جو سمندر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور خشکی سائڈوں میں سے خشکی ہوتی ہے تو وہ خلیج کہلاتی ہے، جو دو خلیجوں کو ملا دیتی ہے وہ بے ماؤتھ بار کہتے ہیں اسے۔ اور یہ دیکھیں نوکیلی طرح ایک وی نما شکل میں جب یہ بار چلتی ہے تو کون کی شکل میں دو جو ہے صورت میں آپس میں مل جاتی ہے، دیکھیں ایک یہ دیکھیں یہاں سے اسپٹ بار بڑھتی آ رہی ہے، یہاں سے بھی بڑھتی آ رہی ہے، ایک نو کی صورت میں آپس میں مل گئی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسپٹ بار کہتے ہیں۔ بچوں اس لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے ہوا عملے توڑ پھوڑ کے ذریعے اور تہ نشینی کے عمل کے ذریعے زمینی خد و خال میں تبدیلیاں لاتی ہے اور نئے خد و خال وجود میں لاتی ہے، اسی طرح سے سمندر کی لہریں بھی جو ہیں وہ بھی توڑ پھوڑ کا عمل کرتی ہیں اور تہ نشینی کا عمل کرتی ہیں۔ اب ہم اس کے کویشچن آنسر کی طرف آئیں گے، اس کے کویشچن آنسر کریں گے، اس کے جو ہے MCQs، شارٹ کویشچن آنسرز اور لانگ کویشچن کریں گے۔ بچوں اپنی بک کا پیج نمبر 20 کھولیں، مشقی سوالات ہیں آپ کے سیکنڈ چیپٹر کے۔ سوال نمبر 1 ہے 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ کا سوال نمبر 1 ہے کھمبی نما چٹان کی شامل سے بنتی ہے، اس کے درست آپشن ہے بے، ہوا کے عمل سے۔ نمبر 2 پہ ہے ہوا کے عمل سے بننے والے زمینی خد و خال پائے جاتے ہیں، اس کی درست آپشن دال ہے، صحرائی علاقوں میں۔ نمبر 3 وہ بار جو ساحلی علاقوں کو جزیرے سے ملاتی ہے کہلاتی ہے ٹمبولو۔ نمبر 4 وی نما وادی دریا کہاں بناتا ہے، اس کی درست آپشن الف ہے، پہاڑ میں۔ نمبر 5 پہ ہے یو نما وادی ہوتی ہے ہوا کی، گلیشیئر کی یا دریا یا سمندر کی، اس کی درست آپشن ہے جیم، گلیشیئر کی۔ اگلا سوال ہے آپ کا مختصر جواب دیں، یارڈنگ سے کیا مراد ہے۔ اپنی بک کے پیج نمبر 17 پہ آ جائیں، دیکھیں یارڈنگ ہیڈنگ دی ہوئی ہے۔ سطح زمین پر مختلف قسم کی چٹانیں پائی جاتی ہیں، بعض اوقات نرم اور سخت چٹانیں ایک دوسرے کے پہلو میں واقع ہوتی ہیں، ہوا کا توڑ پھوڑ کا عمل ان چٹانوں پر مساوی نہیں ہوتا اور یہ عجیب و غریب شکلیں اختیار کر جاتی ہیں جنہیں یارڈنگ کہتی ہیں۔ سوال نمبر 1 کی جواب ہے آپ کا۔ دوسرا کویشچن آپ لوگوں کا اسپیڈ بار کیسے بنتی ہے، پیج نمبر 19 پہ آ جائیں، دیکھیں اسپیڈ بار لہریں سیدھے ساحل پر ریت لا کر جمع کرتی رہتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیدھے ساحل کے ساتھ ہی خلیج آ جاتی ہے اور ریت ایک لمبے ٹیلے کی صورت میں خلیج سے آگے دور تک تہ نشین ہو جاتی ہے، اسے اسپیڈ بار کہتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے آپ کا نال نما جھیل کیسے بنتی ہے، پیج نمبر 12 پہ آ جائیں، پیچ و خم اور نال نما جھیل یہ ہیڈنگ ہے اس کی۔ دریا کے راستے میں نرم اور سخت چٹانیں آتی رہتی ہیں، دریا نرم چٹانوں کو توڑتا اور سخت چٹانوں کے ارد گرد سے گزرتا ہوا اپنا راستہ بناتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دریا کی گزرگاہ میں پیچ و خم بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ پیچ و خم اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ دریا انہیں توڑ کر سیدھا بہنے لگتا ہے
اور اس کے پہلو میں بچ جانے والے پانی سے ایک گولائی دار جھیل معارض وجود میں آتی ہے جسے نالنما جھیل کہتے ہیں، مثلاً دریائے سندھ پر کالری جھیل۔ اگلا کویشچن ہے آپ لوگوں کا، سمندری ساحل سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 19 پہ آ جائیں، دیکھیں سمندری لہروں کی لائی ہوئی ریت کی تہ نشینی سے خشکی کے ساتھ ایک ہموار قطع معارض وجود میں آتا ہے جسے ساحل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف ایک لائن کا کویشچن ہے۔ اب لانگ کویشچن کی طرف آتے ہیں ہم لوگ۔ سوال نمبر 3 آپ کا ہے، تفصیل سے جواب دیں، دریا سے بننے والے مختلف خد و خال بیان کریں۔ دریا سے بننے والے خد و خال یہاں پہ آ جائیں، پیج نمبر 11 ہے آپ کا، دریا سے بننے والے خد و خال۔ سب سے پہلے دریا کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال، یہ مین ہیڈنگ ہے، اور اس کی پھر سب ہیڈنگ دیکھیں، وینما وادی، آبشار، فرشی گھڑے، پیچو خم اور نالنما جھیل۔ اگلا آپ کا آ جاتا ہے، ہیڈنگ آ جاتی ہے دریا کے عملے تہ نشینے سے بننے والے خد و خال، اس کی سب ہیڈنگ ہے سیلابی میدان، قدرتی بند اور ڈیلٹا۔ یہاں تک آپ کا لانگ کویشچن ہے، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا ہے کہ پیج نمبر 11 سے لے کے اور پیج نمبر 12 تک۔ اگلا کویشچن ہے آپ لوگوں کا، وادی گلیشیئر سے بننے والے زمینی خد و خال کی وضاحت کریں۔ وادی گلیشیئر، یہ دیکھیں پیج نمبر 13 پہ آ جائیں، وادی گلیشیئر۔ پہلے ایک لائن یہ لکھ لیجیے گا کہ وادی گلیشیئر کسے کہتی ہیں؟ پہاڑوں پر پائے جانے والے گلیشیئر وادی گلیشیئر یا پہاڑی گلیشیئر کہلاتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کٹاؤ سے بننے والے زمینی خد و خال، پیج نمبر 14 بالکل سٹارٹ سے لے کے مین ہیڈنگ یہ ہے، اور اس کی سب ہیڈنگز ہیں سرک جھیل یا ٹان، یونما وادی، معلق وادی، گرکاب وادی۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے آپ کی تہ نشینی سے بننے والے خد و خال، تو اس کی سب ہیڈنگز ہیں اعترافی بار، وسطی بار اور اختتامی بار۔ اس طرح سے یہاں پر اختتامی بار پر اس کا کویشچن جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے، یہ آپ کو کویشچن نمبر 2 ہے، پیج نمبر 15 تک۔ اگلا کویشچن ہے، ہوا کے عمل سے بننے والے زمینی خد و خال بیان کریں۔ پیج نمبر 16 پہ آ جائیں، یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم پڑھنے اس کی 2 ہیڈنگز ہوں گی، کٹاؤ سے بننے والے اور تہ نشینی سے بننے والے۔ کٹاؤ سے بننے والے جو زمینی خد و خال ہیں، آپ لوگوں نے اس کی ہیڈنگ دے کے اس کو چھوڑ دیجیے گا، یہ جو پیراگراف ہے یہ کراس کر دیں اسے، یہ آپ کے کویشچن کا حصہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ یہاں سے لکھیں گے، اس کی ہیڈنگز لکھیں گے، سب ہیڈنگز زیوجین، خنبی نما چٹان، ڈیفلیشن گھڑے اور جھیلیں، یارڈنگ، جزیرہ کو۔ اس کے بعد مین ہیڈنگ آپ کی سیکنڈ ہیڈنگ ہے تہ نشینی سے بننے والے خد و خال، یعنی ہوا کی عملے تہ نشینی سے بننے والے خد و خال۔ اس میں آ جاتا ہے طولانی ٹیلے، ارزانی ٹیلے، ہلال نما ٹیلے، ستارہ نما ٹیلے اور ساحلی ٹیلے۔ سمجھیے یہاں تک آپ کا آنسر ہے، پیج نمبر 18 تک۔ اگلا کویشچن آپ کا، سمندری لہروں کے عمل سے بننے والے زمینی خد و خال پر بحث کریں۔ پیج نمبر 18 پہ یہ دیکھیں، تھرڈ کویشچن کے نیچے ہی آپ کی ہیڈنگ ہے سمندری لہروں کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال۔ اس کی یہ ہیڈنگ دے کے آپ لوگوں نے اس کو کٹ کر دیں، اور یہ والی ہیڈنگ آپ سٹارٹ کریں گے، کٹاؤ کے عمل سے بننے والے خد و خال، یہ مین ہیڈنگ ہوگی آپ کی۔ سب ہیڈنگز ہیں آپ کی، غاریں، ہیڈ لینڈ اور خلیج، سمندری کوس اور ٹیلے، کھڑی عمودی ڈھلان۔ پھر اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے آپ کی تہ نشینی سے بننے والے خد و خال۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی یہ ساحل کے ساتھ یہ بھی لکھیے گا کہ ساحل کسے کہتے ہیں، اس کی ایک ہیڈنگ دے دیجیے گا بے شک، ساحل۔ اس کے بعد اسپٹ بار، ٹمبولو اور بے ماؤتھ اور کسپٹ بار، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کے 4تھ کویشچن کا آنسر ہے بچوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ ان کویشچن آنسرس کو اپنی کاپیز پر نیٹ لکھ لیجئے گا اچھے طریقے سے ہیڈنگ کے ساتھ، اور انہیں یاد کیجیے گا، اور پچھلا کام بھی اپنا اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو مکمل کیجیے گا۔ تب تک کہ آئندہ لیکچر کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔